उसने तुमसे प्यार नहीं किया। उसने तुम्हें ऑब्जर्व किया, तुम्हारे हर रिएक्शन को स्टडी किया, हर वीकनेस को याद किया और तुम्हारी ये एम्पैथी को अपना कंट्रोल पैनल बना लिया। उसे अच्छी तरह पता था कौन सी कहानी तुम्हें सुनानी है। वही कहानी जो तुम्हें उसकी तरफ झुकाए, जो तुम्हें उसे बचाने पर मजबूर करे, जो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने पर मजबूर करे, उसके लिए लड़ने पर मजबूर करे। लेकिन यह कभी कनेक्शन के बारे में नहीं था, यह हमेशा कंट्रोल के बारे में था। वो पल जब वो तुम्हारी बाहों में रोई थी, वो पल जब उसने कहा था तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, वो प्यार नहीं था, वो एक सेटअप था। उसने इंटीमेसी का इल्यूजन बनाया, तेज इंटेंस इमोशनल, ताकि तुम लॉजिक को स्किप कर दो, ताकि तुम अपने गट फीलिंग को बाईपास कर दो, ताकि तुम उसी चीज के एडिक्टेड बन जाओ जो तुम्हें अंदर से खत्म कर रही थी। जिसे तुम वल्नरेबिलिटी समझ रहे थे वो एक मैन्युफैक्चर्ड वीकनेस थी। जिसे तुम ट्रस्ट समझ रहे थे वो स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग थी। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे वो एक साइकोलॉजिकल प्रिजन था, जो तुम्हारे खुद के गिल्ट और होप से बना हुआ था। और जब तक तुम्हें यह एहसास हुआ कि कुछ गलत है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम सिर्फ उससे प्यार नहीं करते थे, तुम उसे ठीक करने के प्रोसेस से प्यार करने लगे थे। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक की बात नहीं है, ये कोवर्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात है, जो अफेक्शन के भेस में आता है। और ये जैत जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कवर्ट नार्सिसिस्ट की टैक्टिक्स को एक्सपोज नहीं कर रहे, हम उस स्पेल को तोड़ रहे हैं जो उसने तुम्हारे माइंड पर डाली थी। अगर इस बात का कोई भी हिस्सा तुम्हें दर्दनाक रूप से जाना पहचाना लगा हो, तो तुम अकेले नहीं हो। जो तुमने एक्सपीरियंस किया वो कमजोरी नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी जिसे लव जैसा दिखाया गया था। और एक बार जब तुम इसे देखना सीख जाते हो, तो तुम इसे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम हर हिडन टैक्टिक को एक्सपोज करेंगे, हर साइलेंट वेपन को, और हर उस रीजन को जो बताता है कि जो पेन तुम कैरी कर रहे हो वो कभी तुम्हारी गलती थी ही नहीं। अगर तुम इमोशनल ट्रूथ को वैल्यू करते हो और ह्यूमन कनेक्शन के डार्क साइड को समझना चाहते हो, अभी सब्सक्राइब करो और चलो तुम्हारी स्ट्रेंथ को मिलकर वापस बिल्ड करें। तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि वो आ रही है, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें सिर्फ उन लड़कियों से वार्न करता है जो तेज होती हैं, जो एरोगेंट होती हैं, जो फ्लैम्बॉयंट होती हैं, जो ऑब्वियसली टॉक्सिक होती हैं, जो चिल्लाती हैं, जो डिमांड करती हैं, जो एक्सप्लोड करती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, वो अपनी आवाज नहीं उठाती, वो विस्पर करती है। वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आती है जैसे वो हर वो चीज है जिसकी तुमने हमेशा चाहत की थी, सॉफ्ट थॉटफुल फ्रैजाइल। वो किसी रूम पर डोमिनेट नहीं करती, वो उसे डिसार्म कर देती है। वो तुम्हारे ऊपर बात नहीं करती, वो इतनी गहराई से सुनती है कि तुम्हें ऐसा फील होता है जैसे तुम्हें पहली बार सच में कोई देख रहा है। वो पावर फोर्सफुली नहीं लेती, वो तुम्हें खुद से विलिंगली वो पावर दे देने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ये वो नार्सिसिस्ट नहीं है जिसके बारे में तुमने सेल्फ हेल्प ब्लॉग्स में पढ़ा है। ये वो है जो मिरर्ड नीड्स के पीछे छुपी होती है। वो औरत जो तुम्हारी डीपेस्ट डिजायर्स को एक ड्रीम की तरह तुम्हारे सामने रिफ्लेक्ट करती है। उसे पता है कि तुम पीस चाहते हो, तो वो जेंटल बन जाती है। तुम इमोशनल डेप्थ की तलाश में हो, तो वो अपने जख्मों के बारे में खुलने लगती है। तुम सरफेस लेवल लव से थक चुके हो, तो वो खुद को अलग तरह की बताने लगती है। वो तुम्हें एक मिरर की तरह स्टडी करती है और फिर बन जाती है वही जो तुम डेस्परेटली पाना चाहते थे। लेकिन वो सच नहीं था, वो उसकी असली आइडेंटिटी नहीं थी। वो सिर्फ वो मास्क था जो तुमने उसे पहनाया था। यही कवर्ट मैनिपुलेशन का असली तरीका है, तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़कर नहीं, बल्कि उनके नीचे से धीरे से घुसकर। वो तुम्हारे लॉजिक को बाईपास करती है, रेड फ्लैग्स को स्किप कर देती है और सीधा तुम्हारे इमोशनल सेंटर तक पहुंच जाती है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे सामने ब्लीड करता है, तो तुम उस पर शक नहीं करते, तुम उसे बचाते हो। और जब तुम एक रेस्क्यूअर बन जाते हो, तो तुम्हें यह महसूस होना बंद हो जाता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर लूटा जा रहा है। जो अर्ली रश तुमने फील किया था, जो डीप इमोशनल हाई तुम्हें हुआ था, वो प्यार नहीं था, वो साइकोलॉजिकल बेट थी, एक वल्नरेबिलिटी ट्रैप, जिसे सेक्रेट जैसा फील करवाने के लिए डिजाइन किया गया था। जबकि वो तुम्हें किसी ऐसे इंसान से बांध रहा था जिसका इरादा कभी हीलिंग नहीं था, सिर्फ फीडिंग था। और जब तक तुम उसे क्वेश्चन करना शुरू करते, तब तक तुम खुद को पहले ही कन्विंस कर चुके होते वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड है, उसने बहुत कुछ झेला है, उसे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन ये उसके जख्म नहीं थे जिन्हें तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये तुम्हारा खुद का बिलीफ था
कि जो तुमने महसूस किया था वो सच था। वेपन वन मैन्युफैक्चर्ड वल्नरेबिलिटी। उसने हफ्तों तक खुलने का इंतजार नहीं किया। यह सब बहुत जल्दी शुरू हो गया। शायद दूसरी या तीसरी बातचीत में ही उसकी आवाज में आंसू थे। एक कांपती हुई कन्फेशन थी। बिट्रेयल की कहानी थी। बचपन के जख्म थे। उन दरिंदों की कहानी थी जिन्होंने उसे चोट दी। और उसी पल तुम्हारे दिल ने एक खतरनाक चीज की। वो खुल गया। ना इसलिए कि उसने मांगा था, बल्कि इसलिए कि वो ब्लीड कर रही थी। यही होता है मैन्युफैक्चर्ड वल्नरेबिलिटी का काम। ये असली इमोशनल इंटीमेसी का धीरे धीरे खुलना नहीं होता। ये एक कैलकुलेटेड शॉर्टकट होता है जो ट्रस्ट को स्किप कर देता है, टाइम और शेयर्ड एक्सपीरियंस को बाईपास कर देता है, और उसके बदले पेन के जरिए जबरदस्ती क्लोजनेस बनाता है। उसने तुम्हें वो बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो तुम पर ट्रस्ट करती थी। उसने इसलिए बताई क्योंकि वो चाहती थी कि तुम हुक हो जाओ। ज्यादातर लोग अपनी सबसे गहरी छोटें शेयर करने के लिए वेट करते हैं, लेकिन वो जानती हैं कि जब वो शुरुआत में ही ब्लीड करती है तो तुम दौड़ पड़ते हो उसे बैंडेज करने के लिए। और ऐसा करते हुए तुम अपनी डिफेंसेस नीचे कर देते हो। तुम एनालिसिस करना बंद कर देते हो, ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो, और प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हो। तुमने सोचा तुम्हें उसके अंदर आने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें रिक्रूट किया जा रहा था, उसे हील करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि तुम दूसरों से अलग हो, उस वर्जन को पाने के लिए जो सिर्फ ग्लिम्स में ही नजर आती है, स्वीट ब्रोकन और तुम्हारी जरूरत में डूबी हुई। लेकिन जो तुमने नहीं देखा वो था एक शिफ्ट। तुम प्यार में नहीं पड़ रहे थे, तुम एक रोल में स्टेप कर रहे थे, द वुंडेड हीलर। कार्ल युंग ने इस आर्केटाइप के बारे में लिखा है, वो इंसान जो दूसरों को हील करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने दर्द का सामना ना करे। वो जो सोचता है कि वो किसी को बचा रहा है, लेकिन असल में खुद को खो रहा होता है। और कोवर्ट नार्सिसिस्टिनी इस रोल को परफेक्टली प्ले करना जानती है। वो तुम्हें अपने जख्म देती है ताकि तुम उन्हें हील नहीं, बल्कि ओन करो। अब जब वो तुम पर चिल्लाती है, तो वो उसके ट्रॉमा की वजह से है। जब वो इमोशनली गायब हो जाती है, तो ये उसके पास्ट की वजह से है। जब वो बाउंड्रीज क्रॉस करती है, तो तुम्हारा काम है उसे समझना। तुम सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम उसे जस्टिफाई कर रहे हो। और यही सबसे क्रूअल बात है। जरूरी नहीं कि उसकी बताई हुई कहानियां झूठ हों। यही बात उन्हें और ज्यादा बिलीवेबल बनाती है। वो कहानियां सच्ची हो सकती हैं, लेकिन उनका मकसद कनेक्शन नहीं है। उनका मकसद है लीवरेज। तुम एक रिलेशनशिप नहीं बना रहे थे, तुम एक केस फाइल इनहेरिट कर रहे थे। एक ऐसा फाइल जो उसे अकाउंटेबिलिटी से फ्री कर देती है और तुम्हें जिम्मेदार बना देती है हर आने वाले इमोशनल एक्सप्लोजन के लिए। ये वल्नरेबिलिटी नहीं थी, ये थी वेपनाइज स्टोरी टेलिंग। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अस्त्र दो, इमोशनल हॉस्टेज टैक्टिक्स। शुरुआत में उसके इमोशंस तुम्हें रॉ लगे, बिना किसी फिल्टर के, सीधे दिल से आए हुए इंसानी एहसास जैसे लगे। तुमने खुद से कहा शायद वो बस थोड़ी सेंसिटिव है, शायद खूबसूरती से। लेकिन जल्दी ही वही सेंसिटिविटी तुम्हारी जिंदगी को एक माइनफील्ड में बदलने लगी। तुम कभी नहीं जान पाए क्या चीज उसे अचानक ट्रिगर कर देगी। थोड़ी देर तक मोबाइल को देखना, थोड़ी देर से रिप्लाई देना, या आवाज के टोन में हल्का सा बदलाव। अचानक वो रोने लगती है, या चुप हो जाती है, या डिसअपॉइंटमेंट में कांपती है। शुरुआत में तुम भागकर उसे मनाने जाते हो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया था। उसे प्रोटेक्ट करो, उसे सूद करो, सारी जिम्मेदारी लो। लेकिन ये कोई नॉर्मल इमोशनल डायनामिक नहीं था। ये था इमोशनल हॉस्टेज लेना। और चाहे तुम्हें पता चला या नहीं, तुम पहले ही एक साइकोलॉजिकल टेररिस्ट से नेगोशिएशन करने लगे थे। क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं थे, ये टैक्टिक्स थे। कोवर्ट नार्सिसिसिटी बचपन से ही ये सीख लेती है कि इमोशंस सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होते, ये टूल्स होते हैं। एक सही वक्त पर निकला आंसू माफी दिलवा देता है। एक सडन ब्रेकडाउन ब्लेम को रीसेट कर देता है। एक शांत विथड्रॉल तुम्हें अफेक्शन से वंचित कर देता है। जब तक तुम वापस उसके पास ना आ जाओ, भले ही तुमने कुछ भी गलत ना किया हो। अब तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, तुम एक सिस्टम के अंदर थे। एक ऐसा सिस्टम जहां उसके इमोशनल स्टेट्स तय करते हैं कि तुम कैसे बिहेव करोगे। और तुम्हारा इनर पीस पूरी तरह उसकी अप्रूवल पर डिपेंड करने लगता है। तो तुम अपने आप को बदलने लगते हो। तुम खुद को छोटा करने लगते हो, धीरे बोलने लगते हो, कुछ टॉपिक्स अवॉइड करने लगते हो, मूड्स को मौसम की तरह प्रिडिक्ट करने लगते हो। तुम उसकी इमोशनल भाषा में फ्लुएंट हो जाते हो, भले ही वो खुद से कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा।
तुम मानने लगते हो कि शायद प्रॉब्लम तुम ही हो, क्योंकि यही होता है इमोशनल हॉस्टेज टैक्टिक्स का जीनियस। ये फ्रेम को ही उल्टा कर देता है। अगर वो अपसेट है तो जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा। अगर वो दूर है तो जरूर तुम फेल कर रहे हो। अगर वो ठंडी है तो जरूर तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इन सब में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि जिससे तुम डील कर रहे हो वो प्यार नहीं है। वो एक कंट्रोल सिस्टम है जो इमोशनल इंटीमेसी का नकाब पहनकर आता है। और जितना मैस्कुलिन तुम होते हो, जितना तुम प्रोटेक्ट करने की, ठीक करने की, उसे खुश रखने की इंस्टिंक्ट रखते हो, ये ट्रैप उतना ही गहरा होता जाता है। वो तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करती, वो तुम्हें खुद से खुद को कंट्रोल करने पर मजबूर कर देती है। उसका दर्द तुम्हारा मिशन बन जाता है, उसका मूड तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता है, उसकी इंस्टेबिलिटी तुम्हारी फुल टाइम जॉब बन जाती है। और ये कभी भी इनफ नहीं होता, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी इमोशनल फायर्स बुझा लो, वो हमेशा नई आग जलाएगी। क्योंकि उसे शांति नहीं चाहिए, उसे वो आग चाहिए, क्योंकि उसी आग में उसे अपनी ताकत महसूस होती है। यही तरीका है जिससे कोवर्ट नार्सिसिस्ट सबसे मजबूत मर्दों को तोड़ती है। सामने से टकरा कर नहीं, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाकर कि उनकी असली ताकत उसी को बचाने में है, भले ही उस प्रोसेस में वो खुद बर्बाद क्यों ना हो जाएं। वेपन नंबर 3, गैस लाइटिंग और रियलिटी रीराइटिंग। वो चिल्लाती नहीं है, वो बहस नहीं करती, वो ईमानदारी से लड़ाई भी नहीं करती, क्योंकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो हर बातचीत के साथ धीरे धीरे रियलिटी को दोबारा लिखती है। तुम कहते हो तुमने तो वादा किया था, वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम एक पल को साफ साफ याद करते हो, वो जोर देकर कहती है कि वो पल किसी और तरह हुआ था। और जितना ज्यादा तुम्हें यकीन होता है, उतनी ही ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी वो हो जाती है। तभी तुम महसूस करते हो कुछ ऐसा जो गुस्सा नहीं है, ना ही कंफ्यूजन, बल्कि उससे भी बदतर डाउट। गैस लाइटिंग कोई अलार्म के साथ नहीं आती, वो रीजन का रूप लेकर आती है। ये कहकर कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कि तुम हमेशा बातों को ट्विस्ट करते हो, कि शायद तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। शुरुआत में तुम खुद को डिफेंड करते हो, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप तुम उसके वर्जन ऑफ यू को डिफेंड करने लगते हो। तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना छोड़ देते हो, अपनी मेमोरीज को क्वेश्चन करने लगते हो, अपनी टोन, अपने मोटिव्स, अपने ट्रूथ को एनालाइज करने लगते हो। और अब वो क्या कहती है, वो ज्यादा मैटर करने लगता है बनिस्बत इसके कि तुम क्या फील करते हो। यहीं से शुरू होती है आइडेंटिटी एरोजन। कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, हजारों छोटे छोटे एडिट्स होते हैं। वो पल जहां तुम्हारी रियलिटी को उसकी रियलिटी बचाने के लिए बदल दिया गया, और आखिरकार तुम दो हिस्सों में बंट जाते हो। एक वर्जन जो महसूस करता है, और एक वर्जन जो परफॉर्म करता है। क्योंकि असली इमोशंस अब खतरनाक बन चुके थे, तो तुमने अपने आप को ढाल लिया। तुम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल मोड में चले गए, सिर्फ सिर हिलाकर कॉन्फ्लिक्ट से बचने लगे, एग्री करने लगे ताकि पागलपन से बच सको। बाहर से मुस्कुराते रहे जबकि अंदर से मरते रहे। ये सेंसिटिविटी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और कार्ल युंग ने हमें इसके बारे में चेताया था। उसने कहा था, "What you resist not only persists but will grow in size." लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट वो सिर्फ अपने शैडो को रेजिस्ट नहीं करती, वो उसे दूसरों पर थोप देती है। वो अपने गिल्ट को डिनाई करती है और तुम्हें उसे ढोने के लिए मजबूर कर देती है। वो अपने शेम को सप्रेस करती है और तुम्हें उसके नीचे दबा देती है। वो अपने अंधेरे का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे रंग देती है उन लोगों पर जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम उसकी तरह रिएक्ट करने लगते हो, उसकी तरह सोचने लगते हो, उन चीजों के लिए माफी मांगते हो जो तुमने की ही नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें उस कहानी का विलन बना दिया जिसमें तुमने शामिल होना कभी चाहा ही नहीं। और यही होता है गैसलाइटिंग का आखिरी स्टेज। तुम खुद को कंट्रोल करने लगते हो। तुम सिर्फ एगशेल्स पर नहीं चलते, तुम खुद उन्हें बिछाने लगते हो। उसकी खामोशी सच बन जाती है, उसकी परसेप्शन कानून बन जाती है, और तुम्हारा अपना दिमाग वो जेल बन जाता है जो उसे कभी बनानी ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने वो खुद उसके लिए बना दी, ब्रिक बाय ब्रिक, झूठ दर झूठ। वेपन नंबर 4, परफॉर्मेंस एडिक्शन। शुरुआत में उसकी तारीफ किसी जादू की तरह लगती थी। एक हल्की सी मुस्कान जब तुमने कुछ अच्छा कहा, उसकी आंखों में चमक जब तुमने सही बात की, घंटों की इमोशनल कोल्डनेस के बाद अचानक मिली वार्मथ। तुमने उसे चाहना शुरू किया, तुम्हें उसकी वैलिडेशन की लत लग गई।
लेकिन यही था ट्रैप। वो तुम्हें प्यार नहीं दे रही थी, वो तुम्हें वर्दी महसूस करने की परमिशन दे रही थी। और बस उसी पल से तुम एक मंच पर खड़े हो गए। हर दिन ऑडिशन दे रहे थे गुड इनफ बनने के लिए। यही है परफॉर्मेंस एडिक्शन, एक साइकोलॉजिकल लूप जहां प्यार एक रिवॉर्ड बन जाता है, ना कि तुम्हारा हक। जहां अफेक्शन कभी कभी दी जाती है, एक स्ट्रैटेजी की तरह, बस इतनी कि तुम उसे चेज करते रहो। तुम हाइस के एडिक्ट बन जाते हो, क्योंकि लोज एक सजा जैसे लगते हैं। और तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे, कुछ भी बन जाओगे, सिर्फ उस पल में वापस जाने के लिए जब तुमने खुद को आखिरकार देखा हुआ महसूस किया था, वैल्यूड महसूस किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें कभी देखा ही नहीं गया। तुम्हारा मूल्यांकन किया गया। उसके स्टैंडर्ड्स हर पल बदलते रहते हैं। जो चीज कल उसे मुस्कुराहट देती थी, आज वही चीज चुप्पी लेकर आती है। जो कल प्रोग्रेस लगती थी, आज वही फेलियर बन जाती है। वो टारगेट को लगातार बदलती रहती है, क्योंकि अगर तुम कभी उसे हिट कर दो तो गेम खत्म हो जाएगा। और उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। वो कंट्रोल जो एडमिरेशन की शक्ल में आता है, वो कंट्रोल जो ग्रोथ की शक्ल में आता है, वो कंट्रोल जो तुम्हारे अंदर ये डिजायर जगाता है कि तुम उसके लिए बेटर बनो। तुम सोचने लगते हो, अगर मैं थोड़ा और ध्यान से सुनूं, अगर मैं खुद को थोड़ा और सुधार लूं, अगर मैं उसे दुखी करना बंद कर दूं, तो शायद वो मुझे फिर से वैसे ही प्यार करने लगे जैसे शुरुआत में करती थी। लेकिन यही है साइकोलॉजिकल ट्रिक। उसने कभी किया ही नहीं। उसकी अप्रूवल सिर्फ एक बेट थी। और अब तुम एक लूप में फंस चुके हो, सेल्फ रिपेयर का। ना कि उसे हर्ट करने के लिए, बल्कि उसे वापस पाने के लिए। उस वर्जन को जो सिर्फ तुम्हारी यादों में रहता है और तभी सामने आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। वो प्यार ऑफर नहीं करती, वो प्यार की झलक दिखाती है। बस इतनी कि तुम्हारी उम्मीद फिर से जाग जाए, इतनी कि तुम फिर से इन्वेस्ट करो। और समय के साथ तुम पहचान भी नहीं पाते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब तुम कोई पार्टनर नहीं हो, तुम एक परफॉर्मर हो, एक इनविजिबल ऑडिशन में, ऐसा कुछ हासिल करने की कोशिश में जो तुम्हें बिना किसी शर्त के मिलना चाहिए था। अब तुम अलग तरह से कपड़े पहनते हो, अलग तरह से बोलते हो, अलग तरह से सोचते हो, सिर्फ उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए जो हर दिन बदलते रहते हैं। और यहीं आता है वो जख्म जो सबसे गहरा होता है। तुम मानने लगते हो कि शायद प्यार ऐसा ही होता है, मुश्किल, अनप्रिडिक्टेबल और हार्ड अर्न्ड। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस प्यार के लिए परफॉर्मेंस करनी पड़े, वो प्यार नहीं होता, वो कंट्रोल होता है, जो वैलिडेशन की मिठास में लिपटा हुआ होता है। और जितना ज्यादा तुम रुके रहते हो, उतना ही ज्यादा तुम भूलते जाते हो कि परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले तुम कौन थे। वेपन नंबर 5, इमोशनल ब्लैकमेल इकोनॉमी। तुम सिर्फ उसके पार्टनर नहीं बने, तुम बन गए उसके इमोशनल बटलर, उसके थेरेपिस्ट, उसके क्राइसिस मैनेजर, उसके पर्सनल पेन स्पंज। लेकिन जब बारी आई उसकी कि वो तुम्हारे लिए वहां हो, तब अचानक वो थकी हुई थी, बिजी थी, ओवरवेल्म थी। तुमने जल्दी सीख लिया, उसके इमोशंस मैटर करते हैं, तुम्हारे इमोशंस इनकन्वीनियंट हैं। यही है इमोशनल ब्लैकमेल इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम जहां तुम लगातार देते हो और वो देती है सोच समझकर, जहां तुम्हारा इमोशनल लेबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसका हमेशा पेंडिंग में रहता है। वो डिमांड करती है कि तुम पूरी तरह उसके लिए मौजूद रहो। ध्यान से सुनो, हर स्टॉर्म में उसका साथ दो, चाहे वो खुद से ही क्यों ना क्रिएट किया गया हो। लेकिन जब तुम हर्ट होते हो, जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें स्पेस या कंफर्ट या केयर की जरूरत होती है, तब तुम सेंसिटिव कहलाते हो, ड्रामेटिक कहलाते हो, अनसपोर्टिव कहलाते हो। और फिर वो कहती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो तुम। ये सेंटेंस एक लोडेड वेपन है। ये मांग नहीं करता, ये इल्जाम लगाता है। ये तुम्हारे डिवोशन को कंडीशनल बना देता है, जैसे कि प्यार सच के नहीं, बल्कि कुर्बानी के जरिए साबित होता है। तो तुम करने लगते हो वो सब जो तुम्हारे वैल्यूज के खिलाफ है। तुम अपने बाउंड्रीज तोड़ने लगते हो, अपनी आवाज को चुप कराने लगते हो। ये सब तुम प्यार में नहीं, डर में करते हो। डर कि कहीं तुम्हें कोल्ड, सेल्फिश या नॉट इनफ न समझा जाए। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल एक्सटॉर्शन है। तुम इतने ज्यादा उसके पेन को कैरी करने के आदी हो जाते हो कि तुम अपने पेन के लिए गिल्ट महसूस करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारी जरूरतें इमेच्योर हैं, कि इमोशनल स्टारवेशन ही असली इमोशनल मैच्योरिटी है, कि बिगर पर्सन बनने का मतलब है अंदर से चुपचाप मरते रहना। लेकिन सच्चाई ये है,
कोई तुम्हें नहीं बताता कि प्यार कभी सर्विट्यूड जैसा नहीं लगना चाहिए। और सपोर्ट मांगना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें इंसान बनाता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट इमोशनल स्क्रिप्ट को पूरी तरह पलट देती है। वो खुद को सेल्फ अवेयर और इवॉल्विंग बताती है, जबकि सीक्रेटली वो तुम्हें सिखा रही होती है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे पेन को इग्नोर नहीं करती, वो उसे रिफ्रेम करती है। जब तुम उदास होते हो तो वो कहती है तुम गिल्ट ट्रिपिंग कर रहे हो। जब तुम गुस्से में होते हो तो वो कहती है तुम अब्यूजिव हो। जब तुम चुप हो जाते हो तो वो कहती है तुम उसे पनिश कर रहे हो। जब तुम खुलते हो तो वो कहती है तुम टू मच हो। और धीरे धीरे तुम खुद को छोड़ने लगते हो। तुम अपनी सैडनेस को छुपाने लगते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने लगते हो, अपनी जॉय को म्यूट कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल ट्रूथ एक थ्रेट बन चुका है रिलेशनशिप के लिए। तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने लगते हो, ना इसलिए कि तुम इमोशनली ग्रो कर चुके हो, बल्कि इसलिए कि तुमने छोड़ दिया है। और यही है इमोशनल स्लेवरी की आखिरी परत। अब तुम सिर्फ उसका इमोशनल बोझ नहीं उठाते, तुम ये दिखाने का नाटक करते हो कि तुम्हारे पास कोई अपना इमोशन है ही नहीं। और फिर भी तुम खुद से कहते हो, यही तो होता है स्ट्रांग होना। किसी ब्रोकन इंसान से प्यार करने के लिए यही चाहिए। लेकिन असली ताकत ये नहीं है कि तुम उस सिस्टम में रुको जो तुम्हें मिटा रहा है। असल ताकत ये है समझना कि कब प्यार एक मजदूरी बन चुका है, और खुद को उस इमोशनल प्रिजन से आजाद करना जिसके लिए तुम कभी बने ही नहीं थे। वेपन नंबर 6, कॉम्पिटेंस असैसिनेशन। उसने कभी नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो, उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बस छोटे छोटे सवाल पूछे, बेहतर तरीके सुझाए, चिंता में लिपटे हल्के इशारे किए। शुरुआत में ये सब मदद जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे ये परमिशन जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि अब तुम अपने दम पर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हर डिसीजन चाहे जितना भी छोटा हो, अब उसके इनपुट पर डिपेंड करने लगा था। तुम क्या पहनते हो, कैसे बोलते हो, कैसे हैंडल करते हो वो चीजें जो तुम पूरी जिंदगी से करते आ रहे थे। वो हल्की सी मुस्कान देती थी और कहती थी, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रही हूं। या और भी ज्यादा खतरनाक, मुझे पता है कि तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है। और ये शब्द, जो मीठे संदेह से भरे होते थे, धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को खा जाते थे। तुम पहले खुद को केपेबल समझते थे, लेकिन अब तुम अपने जजमेंट पर डाउट करने लगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले हिचकिचाते हो, उसकी राय मांगते हो, ना रिस्पेक्ट की वजह से, बल्कि इसलिए कि तुम फिर से गलत नहीं पड़ना चाहते। यही है कॉम्पिटेंस असैसिनेशन, एक धीरे धीरे की गई, सोची समझी साजिश तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मिटाने की, जो इमोशनल पार्टनरशिप का मुखौटा पहनकर आती है। और ये कंट्रोल जैसा नहीं दिखता, ये केयर जैसा दिखता है। वो खुद को ऐसा पेश करती है जैसे उसके पास बेहतर इंसाइट हो, बेहतर इंस्टिंक्ट्स हो, बेहतर इमोशनल अवेयरनेस हो। तुम एक स्टूडेंट बन जाते हो जो हर दिन उसके नजरों में बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका गोल पोस्ट हमेशा बदलता रहता है। और हर कोरेक्शन के साथ तुम्हारी मास्कुलिनिटी छोटी होती जाती है। मास्कुलिनिटी सिर्फ टफनेस नहीं होती, वो एजेंसी होती है, वो डायरेक्शन होती है, वो यकीन होता है कि तुम अपने गट पर भरोसा करके अपनी जिंदगी खुद चला सकते हो। लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस में वो सेल्फ ट्रस्ट सड़ने लगता है। तुम मानने लगते हो कि उसका तरीका हमेशा सुपीरियर है, उसका इमोशनल रीड ज्यादा एक्यूरेट है, उसका फीडबैक ही सच है। अब तुम एक्शन से पहले पूछते हो, अप्रूवल का इंतजार करते हो, डिसीजन लेने से पहले चेक इन करते हो। यहां तक कि वो डिसीजंस भी जो तुम इंस्टिंक्ट से ले लिया करते थे, ना इसलिए कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि उसने तुम्हें खुद पर डाउट करना सिखा दिया है। और यही वो जीत जाती है, जोर से तुम्हें तोड़कर नहीं, बल्कि तुम्हें धीरे से खुद को तोड़ने के लिए मना करके। तुमने रिस्क लेना बंद कर दिया, तुमने सीधा खड़ा होना बंद कर दिया, तुमने सर्टेनिटी से बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जिस पल तुमने उसकी अप्रूवल मांगनी शुरू की उस बात के लिए जो तुम पहले से ही थे, उसी पल से उसने तुम्हारी ताकत की परिभाषा दोबारा लिखनी शुरू कर दी। वेपन नंबर 7, आइसोलेशन प्रोटोकॉल। उसने कभी नहीं कहा कि तुम अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दो। उसने कभी नहीं कहा कि तुम अपने परिवार से ना मिलो। उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर बार जब तुम किसी के साथ जाते थे, वो तुम्हें इमोशनल सजा देती थी। शायद वो बहुत चुप हो जाती थी जब तुम घर लौटते थे। शायद वो एक उदास सा टेक्स्ट भेजती थी जब तुम बाहर होते थे।
शायद वो झगड़ा शुरू कर देती थी जैसे ही तुम दरवाजा खोलते। शुरुआत में तुमने सोचा ये बस इत्तेफाक है, इमोशनल टाइमिंग है, लेकिन धीरे धीरे वो पैटर्न इतना साफ हो गया कि अनदेखा करना नामुमकिन था। हर बाहरी कनेक्शन एक कॉस्ट के साथ आता हूं। वो कहती थी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। तुम उनके साथ अलग बिहेव करते हो। ये धमकी नहीं थी, ये जख्म थे, ये आदेश नहीं थे, ये गिल्ट थे। यही होता है आइसोलेशन की शुरुआत, कंट्रोल से नहीं, बल्कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस से। अब तुम कनेक्शन के बदले पीस चुनने लगते हो, ड्रामा से बचने के लिए लोगों से बचने लगते हो, हैंगआउट्स छोड़ने लगते हो, प्लान्स कैंसिल करने लगते हो। ना इसलिए कि तुम चाहते हो, बल्कि इसलिए कि वो इमोशनल टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी वैलिडेशन का इकलौता सोर्स बन जाती है। वो ही एकमात्र इंसान बन जाती है जो तुम्हें समझती है, जो तुम्हारे दिल को सच में जानती है। और क्योंकि वो पहले ही तुम्हारी रियलिटी रीराइट कर चुकी होती है, अब तुम उस पर यकीन करने लगते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम अपने दोस्तों के साथ कितना हंसते थे। तुम भूल जाते हो कि अपने परिवार के साथ तुम्हें कितनी सुरक्षा महसूस होती थी, क्योंकि वो जड़ें धीरे धीरे और चुपचाप काट दी गई थीं। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए खतरा कहकर। और जब वो तुम्हारी पूरी इमोशनल दुनिया बन जाती है, तो उसे अब कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके बाहर की दुनिया अब तुम्हें अजनबी लगने लगती है, अनवेलकमिंग लगती है, खतरनाक लगती है। तुमने खुद को अलग नहीं किया था, तुम्हें अलग होना सिखाया गया था, धीरे धीरे, स्ट्रैटेजी से, बार बार। और जब तक तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने अकेले हो चुके हो, तब तक तुम बाहर मदद मांगने से डरने लगते हो। सिर्फ उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस शर्म की वजह से जो उसने तुम्हारे अंदर भर दी है, किसी और से मदद मांगने के लिए। वेपन नंबर 8, गिल्ट मशीन और होप एडिक्शन। वो रिपेमेंट नहीं मांगती, वो बस एक हिसाब रखती है, अदृश्य लेकिन हमेशा खुला हुआ। हर उस त्याग का हिसाब जो उसने तुम्हारे लिए किया होने का दावा किया, हर कॉम्प्रोमाइज, हर फेवर, हर इमोशनल चोट जो वो तुम्हारे नाम करती है। और जब भी तुम अपनी जरूरतें सामने रखते हो, वो उस हिसाब को खोल देती है। इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे समझने की कोशिश तक नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया और फिर भी तुम खुश नहीं हो। यही है गिल्ट मशीन। और एक बार जब जब तुम इसके अंदर आ गए, तो हर बाउंड्री खुद गर्ज लगने लगती है। हर जरूरत जो तुम महसूस करते हो, वो एहसान फरामोशी बन जाती है। हर बार जब तुम थोड़ा सांस लेना चाहते हो, वो बिट्रेयल जैसा महसूस होता है। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह होती है, उसकी सिलेक्टिव मेमोरी। वो सब भूल जाती है जो तुमने उसके लिए किया, जो तुमने त्यागा। वो सब पल जब तुमने अपने आप को तोड़कर उसे संभाला। लेकिन वो एम्पलीफाई करती है अपनी हर छोटी चीज। एक कॉम्प्लीमेंट जो उसने पिछले महीने दिया, एक छोटा सा फेवर, एक गर्मजोशी भरा पल जो कई दिनों की कोल्ड साइलेंस के बाद मिला। अब वो एक ऐसा सबूत बन जाता है जो तुम्हारे सारे दर्द को रद्द कर देता है। इसलिए तुम मांगना छोड़ देते हो, अपनी जरूरतें जताना छोड़ देते हो, स्कोर रखना छोड़ देते हो। लेकिन वो कभी नहीं छोड़ती। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। तुम रुकते हो उन हाइज के लिए, उन पलों के लिए, जब वो मुस्कुराती है, नरम होती है, तुम्हें गले लगाती है, जब वो फिर से इंसान जैसी लगती है। वो पल किसी स्वर्ग जैसे लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तब आते हैं जब तुम नर्क से गुजरे हो। यही है होप एडिक्शन, एक साइकोलॉजिकल लूप जहां तुम्हारा दिमाग उन रेयर रिवॉर्ड्स को पकड़ लेता है और मान लेता है कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन वो प्यार का सबूत नहीं होते, वो क्रम्स होते हैं। और वो ये जानती है, क्योंकि अगर वो तुम्हें कंसिस्टेंट अफेक्शन दे दे, तो तुम चेस करना बंद कर दोगे, तुम परफॉर्म करना बंद कर दोगे, तुम पहचान लोगे कि तुम तो इस बीच भूखे ही रह गए थे। इसलिए वो उसे राशन करती है, दया से नहीं, बल्कि इसलिए कि कमी से कंट्रोल आसान हो जाता है। और यही है सबसे ट्विस्टेड हिस्सा। तुम्हें यहां रोके रखने वाला दर्द नहीं है, वो भरोसा है कि शायद कल वो वही औरत बन जाए जो शुरुआत में थी। लेकिन वो कभी थी ही नहीं, और वो कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि होप प्यार नहीं होता। वो एक लीश होती है जिसे पहनना तुम्हें सिखाया गया है। किसी मोड़ पर तुम एक इंसान रहना छोड़ देते हो और एक इमोशनल अप्लायंस बन जाते हो, हमेशा ऑन एंड एन, हमेशा उपलब्ध। लेकिन अब देखा नहीं जाता, इस जरूरत नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए,
परफॉर्म करने के लिए। अब तुम्हारी जरूरतें रिश्ते के लिए एक थ्रेट लगने लगती हैं। जब भी तुम अपना दर्द जाहिर करते हो, वो दूर हो जाती है। जब भी तुम सपोर्ट मांगते हो, हवा भारी हो जाती है। तो तुम एडजस्ट करते हो, चुप हो जाते हो, अपनी बाउंड्रीज को खुद गर्ज मानने लगते हो, अपने इमोशंस को प्रॉब्लम समझने लगते हो जिन्हें सॉल्व करना है, ना कि ट्रूथ्स जिन्हें सम्मान देना है। और यहीं से शुरू होता है असली कोलैप्स। ना जोर से, ना नाटक के साथ, बल्कि चुपचाप, धीरे से, जैसे आत्मा अपने अंदर ही सिमटती जा रही हो। तुम्हें गिल्ट होने लगता है प्यार चाहने के लिए, अपने ही रिएक्शंस को लेकर कंफ्यूज्ड होने लगते हो, खुद से नफरत होने लगती है कि तुम उसके लिए काफी स्ट्रांग क्यों नहीं हो। लेकिन यह कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यह सब धीरे धीरे तुम में डाला गया था, एक एक पल, एक एक लाइन। जब तक तुम्हारा इंटरनल कंपास तुम्हारी जगह उसकी तरफ इशारा करने नहीं लगा। कार्ल युंग ने इसे इंडिविजुएशन कहा, एक पूरी जिंदगी का प्रोसेस जिसमें इंसान खुद को पूरा बनाता है, खुद को पाता है। लेकिन यहां उसका उल्टा होता है। तुम खुद नहीं बनते, तुम वो बनते हो जो उसे चाहिए। और उसे चाहिए कोई पार्टनर नहीं, उसे चाहिए एक टूल, एक फंक्शन, एक मिरर जो सिर्फ उसी को दिखाए और कुछ नहीं। और जब तक तुम्हें एहसास होता है कि तुम गायब हो चुके हो, तब तक तुम ये तक नहीं जानते कि तुम पहले कैसे दिखते थे। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी ठीक होने नहीं आई थी। वो सिर्फ कंट्रोल में रखे जाने के लिए आई थी। उसका साइकी टूटा नहीं है, वो उसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि वो कनेक्शन को नर्चर ना करे, बल्कि उस पर फीड करे। ताकि वो इमोशन को शेयर ना करे, बल्कि एक्सट्रैक्ट करे। और जितना ज्यादा तुम उसकी मदद करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा तुम खुद को खो देते हो। यही है सबसे कठोर सच। प्यार उसे नहीं बचा सकता, और बलिदान सिर्फ तुम्हें नष्ट करेगा। क्योंकि तुम्हारी आजादी तब शुरू नहीं होती जब वो बदलती है। वो तब शुरू होती है जब तुम उस पार्टिसिपेशन को छोड़ देते हो, तुम हीरो बनना छोड़ देते हो, तुम वो हाई चेस करना छोड़ देते हो, तुम इमोशनल क्रम्स को कनेक्शन मानना बंद कर देते हो। इसे कहते हैं इमोशनल सॉवरेंटी, महसूस करने, सोचने, चुनने और हीलिंग का वो अधिकार जिसके लिए तुम्हें उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारी जरूरतें ज्यादा नहीं हैं, और तुम्हारी बाउंड्रीज फ्लॉज नहीं हैं। वो तुम्हारी आत्मा का शेप है जो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें उसे खड़ा होने देना होगा। क्योंकि गोल ये नहीं है कि तुम उसके रेस्क्यूअर बनो, बल्कि गोल ये है कि तुम अपने अंदर उस वॉरियर को फिर से जगाओ जिसे उसने चुप करवा दिया था। तुम उस आदमी नहीं बनते जो उसे ठीक करता है, तुम वो आदमी बनते हो जो खुद को याद कर लेता है, जो धुंध से बाहर आता है, जो बर्बादी को देखता है और फिर भी रीबिल्ड करने का फैसला करता है। क्योंकि तुम्हारी ताकत कभी उसमें नहीं थी, तुम्हारी ताकत थी जब तुमने आखिरकार खुद को चुन लिया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सब प्यार जैसा दिखता था, इंटीमेट जैसा लगता था, गहरा जैसा लगता था, सच जैसा लगता था। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जो अफेक्शन की शक्ल में पेश किया गया था। एक इल्यूजन जो बहुत ध्यान से तैयार किया गया था ताकि तुम्हें कंफ्यूज किया जा सके, कमजोर किया जा सके और बांध कर रखा जा सके। और अब तुम उसे साफ देख पा रहे हो। यही तुम्हारी ताकत है, क्योंकि असली ताकत पकड़कर रखने में नहीं है, बल्कि उस चीज को साफ साफ देखने की हिम्मत में है जो तुम्हें तोड़ रही है, और उसे उसके सही नाम से पुकारने की ताकत में है। कार्ल युंग ने एक बार कहा था, द शैडो दैट यू रिफ्यूज टू फेस विल राइज अप एंड डिस्ट्रॉय यू। लेकिन इस केस में वो तुम्हारा शैडो नहीं था, वो उसका था, और उसने उसे तुम पर प्रोजेक्ट कर दिया ताकि तुम उस बोझ को उठाओ जिसका सामना करने से वो डरती थी। अब वक्त आ गया है उसे नीचे रखने का, अपने सेंटर को रिक्लेम करने का, बिना शेम के हील करने का और उठ खड़े होने का। एक ऐसे मर्द की तरह जो प्यार में टूटकर नहीं, बल्कि क्लैरिटी से फिर से जन्म लेता है। अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ छू लिया तो सब्सक्राइब करो, सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए। क्योंकि तुम्हारा हीलिंग उसी पल शुरू हुआ था जिस पल तुमने साफ देखना सीख लिया था। अब इसी क्लैरिटी पर चलो।